शुरुआत में जब पब्लिक में जाके वीडियो बनाना शुरू किया तो हेजिटेशन या समथिंग कुछ ऐसा कोई ऐसा मोमेंट हुआ? फर्स्ट वीडियो जब बनाई थी ना मैंने, मेरे को पता है मैंने कैसा हगा था वीडियो में। गीता माँ बैठी है, दशरथ सर बैठे हैं, रेमो सर बैठे हैं, आके बोल रहे हैं जाओ 40 लाख रुपए दो, शो में आ जाओ। और अब क्या रिएक्शन है जब मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो अब क्या उनके कहते हैं? बच्चे आगे फोटो खिंचवाते हैं। कैसा लग ऐसे- रहा था उस टाइम पे यार मेरी लिपसिंग के ऐसे लिए? ऐसे यही कर रहा हूँ पूरे गाने में। किस तरह की ब्रांड्स अप्रोच करते हैं? समझ जाओ ना। नहीं समझा दो भाई, हम नहीं, इतने समझ इतने जाओ। समझदार नहीं है हम। नहीं, मेरे पापा भी देख रहे हैं ना। लेडीज की पूरी मार्केट है वो। इतना सपोर्ट करते थे, मैं इतना सपोर्ट करते थे। बैठे हैं थक गए तो हमें पानी पूछ रहे हैं, खाना पूछ रहे हैं। तो दूर वालों के फोन आते थे। दूर वाले को जिनके रिश्तेदार? मुंह भी नहीं लगते, तो दूर ही रहते हैं। अच्छा, तो गर्ल्स के प्रपोजल भी आते होंगे तो देखो भाई, ये एक टॉप सीक्रेट है जो आज ओपन हार्ट पॉडकास्ट पे आ ये रहा है। मैं ये सिर्फ secret। आप लोगों को ही बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट, जिसमें हम करते हैं दिल खोल कर बातें। सोशल मीडिया का दौर है साहब, हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके वीडियो, उसके रील्स वायरल हों। और वायरल होने के चक्कर में कोई लोग गालियां देने पर उतारू हैं, तो कुछ लोग कपड़े उतारने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ते हैं और लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने 0 से 3.1 मिलियन का सफर तय किया है सिर्फ 3 सालों में। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ये सफर उन्होंने अचीव किया और किस तरीके की उनकी जर्नी रही, क्या क्या मुश्किलें आई और किस तरीके से लोगों का रिएक्शन रहा। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं अंश कुकड़ेजा। अंश भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ओपन हार्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम करते हैं दिल खोल कर बातें, तो क्या अंश रेडी है दिल खोल कर बातें करने के बिल्कुल लिए? खुला हुआ हो। तो जो भी कहोगे सच कहोगे, सच की सिवा कुछ नहीं कहोगे। कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआती दिनों पर लेकर चलते हैं, है ना, कि जन्म कहाँ हुआ, परिवार में कैसा माहौल है, कौन कौन है परिवार में? मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है। वो डॉक्टर है। ओके। हाँ, तो थोड़ा मेरा अलग ही चल रहा है फैमिली से। सबसे अलग पापा क्या करते हैं? पापा मेरे टीचर है, मम्मी भी टीचर है। तो यार टीचर्स के बच्चे तो स्टडी में आगे जाते हैं ना। पेरेंट्स का थोड़ा सा रहता है कि यार हमारा बच्चा तो मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए। क्या घर पे कैसा माहौल है? सब्जेक्ट वाइज तो मैं अच्छा ही था हमेशा से सब में। लेकिन होता है ना, जैसे पापा का सपना था बचपन से कि उनको भी कुछ एंटरटेनमेंट में करना था, तो मुझे डाल दिया इस चीज़ में कि चलो मेरा बेटा ही कर ले। तो मतलब स्टडी तो चल रहा था, कभी ना कभी हमारा इंटरेक्शन होता है, कभी ना कभी ना कहीं हमारा रुझान होता है किसी तरफ। तो डांस के प्रति रुझान कब और कैसे बना? मेरा देखो कभी भी स्टार्टिंग से कोई शौक ही नहीं था डांस का। मेरे को तो ऐसा था, कहीं पे भी शादी वगैरह पे लेके जाते थे मम्मी पापा, मतलब कोई भी फैमिली फंक्शन हो, वहाँ पे जाके पापा के गल पड़ा रहता था सारा टाइम। पापा नहीं 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 करना, नहीं करना, मेरा बेटा डांस करेगा, नहीं करना। जहाँ जबरदस्ती स्टेज पे फेंक आते थे, मैं फिर आके नहीं पापा नहीं पापा। या फिर मेरी एक गंदी आदत होती थी, जो नोट उड़ाते थे जाके वो उठा लेता था मैं। मतलब स्टार्टिंग से बिजनेस माइंडेड था कि पैसा आना चाहिए भाई साहब। हाँ, बस वो उठा के पापा के पास, पापा आज मैंने ये खड़ा है। पापा ने मारा थप्पड़ की, क्या उठा के ले आया। तो फिर एक बार मेरी सिस्टर को डांस सिखाने के लिए भेजा पापा ने। उसको कहीं पे परफॉर्मेंस करनी थी, तो उसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा अचानक से, तो वो डांसिंग के लिए चली गई। तो भाई उसको देख के मेरे को जेलसी हुई, भाई इसको क्यों भेज रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं भेज रहे। तो फिर मैं चला गया, मेरे को भी जाना, मेरे को भी जाना। मैंने बड़ी जिद करी, पापा ने मेरे को भेज दिया। बोले वैसे तो तू नाचता नहीं है, अब तेरे को पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। तो फिर मैं गया, जैसे ही मैंने गया मैंने ज्वाइन किया, तो मेरी बहन ने डांस छोड़ दिया और मैं कंटिन्यू हो गया। ओके। तो जब याद है स्टार्टिंग में जब तुम बहुत छोटे थे यार, और उस टाइम पे आके मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, और अक्सर मैं यही बोलता था तुम्हारा डांस देखने के बाद कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आज अंश ने वाकई में वो करके दिखाया है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बड़ा धमाका कर दिया है ना। तो हमारी मुलाकात याद आती है कब हम पहली बार मिले थे? किसी फंक्शन में मिले थे। किसी न किसी इवेंट में। हाँ,
मतलब काफी में मिले हैं वैसे तो। हाँ, पहली मुलाकात मेरे ख्याल से किसी इवेंट में ही थे, है ना? अपने पापा के साथ आए थे और पापा ने आके कहा था पापा कि तो मेरे को पता नहीं कितने इवेंट्स में लेके जाते थे। मैंने पापा को बोला ना मेरे को इंटरेस्ट है, हाँ, तो पापा ने पूरे हिसार में फैला दिया कि मेरा बेटा है, डांस करता है, डांस करते हैं। तो बस फिर चलने दो। यार ऐसे पापा होना चाहिए, वरना ना ज्यादातर जो पापा होते हैं ना अमरीश पुरी टाइप के होते हैं, हाँ है ना? ऐसा नहीं कहते जाओ बेटा जी मेरे ले तो अपनी हमेशा से जिंदगी। ही दोस्त बन के हैं पापा। ये बहुत अच्छी बात है ना। तो कब ऐसा आया कि जब मतलब पहले तो पापा ही चढ़ाते थे कि स्टेज पे, है ना? तुम्हें खुद कब लगा कि यार मुझे डांस करना है? एक्चुअली मैं देखो परफॉर्मेंसेस तो काफ़ी स्टेजेस पे कर ही रहा था, बट एक ऐसा होता है कि फर्स्ट कॉम्पिटिशनल जो स्टेज था ना, मेरा कॉम्पिटिटिव स्टेज था जो, उस पे जाके मुझे ऐसा लगा यार सब अच्छा कर रहे हैं। मैं गया वहाँ पे, मेरी कोई पोजीशन नहीं आई, सब इतना अच्छा डांस कर रहे थे, मुझे देख के ऐसा लगा यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो मुझे ना फिर अंदर से ये हुआ यार अब तो करना है अब तो करना है। तो बस फिर अपना मैंने धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करा डांसिंग लाइन में, बैटल्स करी काफ़ी। मैं अपनी हर बैटल में सबसे छोटा बच्चा होता था, तो इस चीज़ के लिए भी मुझे हर जगह प्रेज, जहाँ जाऊँ ना हर जगह अभी तो छोटा है, छोटा है, छोटा है, लेकिन काम अच्छा कर रहा है बस ये चीज़ मेरे को सुन के सेटिस्फेक्शन मिल जाती थी। कॉम्प्लीमेंट मिलता था हाँ एक कि इतना कॉम्प्लीमेंट। छोटा इतना अच्छा डांस कैसे कर रहा है हाँ यार? अभी भी मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मतलब मैं था 9 साल का सिर्फ, और वहाँ पे सब 25 साल के 22 साल के सभी डांसर्स थे, फॉर पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और मेरे को देख के ऐसा लग रहा है यार मैं क्या करूँगा। तो उस टाइम जैसे बैटल्स में जो लोग आते थे तो मतलब कोई ऐसा पॉपुलर डांसर था उस टाइम पे जो किसी कहीं टीवी पे आया या बहुत ज्यादा पॉपुलर ऐसा कुछ? फॉरेन के डांसर्स थे 2-3, यू मे नॉट नो देम, बट उनका नाम एक सोफिया नाम था, पॉपिंग टिको नाम था। तो ये सभी डांसर्स थे, मतलब ये थोड़ा अंडरग्राउंड सीन के डांसर्स हैं। कमर्शियल तो उस अंडरग्राउंड में कम ही होते हैं बैटल्स में, तो अंडरग्राउंड का आपको नहीं पता होगा नाम। हाँ, टेक्निकल जो दर्शक हैं उनको भी नहीं पता, तो बता दो जरा क्या होता है। तो अंडरग्राउंड ये होता है जैसे जो लोग सिर्फ अपने उससे जो कमर्शियल से दूर रहते हैं, स्टेजेस नहीं करते हैं, अंडरग्राउंड सिर्फ सीन के लिए, डांसिंग सीन के लिए काम करते हैं। प्रोफेशनल हिप हॉप डांसर्स होते हैं उसमें, और सब अलग अलग टाइप के डांसेस होते हैं उसमें। अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स नहीं होते हैं, हिप हॉप के अंदर काफ़ी से अलग अलग चीज़ें हैं। हिप हॉप एक कल्चर है, हिप हॉप डांस फॉर्म नहीं है। ये काफ़ी लोगों को एक वो होता है कि हिप हॉप डांस फॉर्म है, हिप हॉप के अंदर काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, हिप हॉप एक कल्चर है। तो कुछ डांसर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी फॉर्म जनरेट करते होंगे किसी को मिक्स करके। वो एक कमर्शियलनेस में आ जाती चीज़ें कि आपने ये चीज़ें मिला के कमर्शियल एक कोरियोग्राफी बना दी। वो एक डांस स्टाइल नहीं होता, वो कोरियोग्राफी होती है। तो उस टाइम पे जब शुरुआत की अगर बात करें 2010 11 12 के आसपास, है ना, तो लोगों को इतना डांस के बारे में नहीं पता होता था, उनको डांस फॉर्म क्या होती है उनको नहीं पता था, सालसा हिप हॉप कंटेम्प्रेरी क्या होता है लोगों को नहीं पता था। उस टाइम पे आया था डांस इंडिया डांस, जहाँ पे पूरे इंडिया में एकदम से बूम हुआ था और लोगों को, प्रिंस हैं, धर्मेश हैं, उस टाइम पे लोगों को पता चला था कि ये डांस फॉर्म भी होती है ना? तो उस टाइम डांस इंडिया डांस देखते थे। मैं तो बचपन से फ़ैन हूँ डांस इंडिया डांस का। अगर मुझे अपने लोकल कंपटीशन के बाद अगर थोड़ी सी हाइप मिले ना डांसिंग में, कि अगर ये करना है यार ये करना है, तो बस कि डांस इंडिया डांस में जाना है। मैं लगभग लगा लो लिटिल मास्टर सीज़न 4 के टाइम मुझे ये हो गया था कि मैं रेडी हूँ। तब से मैं हर शो के ऑडिशन दिए मैंने, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, जाओ जाके 2 राउंड 3 राउंड चौथे राउंड में बाहर, ऐसे ही होता था। और हाँ शायद लिटिल मास्टर सीज़न 4 के मैं सुपर विंग्स वाले राउंड तक गया था। उसको मेगा ऑडिशन राउंड बोलते हैं। जो फर्स्ट राउंड टीवी पे आता है ना, उससे पहले 4-5 राउंड होते हैं, उस राउंड तक मैं गया था, उसके बाद बाहर। उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं, तो उस टाइम पे कौन ऐसा था कि जिसने मोटिवेट किया था कि यार मुझे भी डांस इंडिया डांस में जाना है? मैं स्टार्टिंग से देखो राघव जुयाल सर का फ़ैन हूँ। स्लो मोशन। हाँ जी मतलब आप जैसे बता रहे हो ना, उन्होंने कुछ डिफरेंट निकाला, वो इंडिया में डिफरेंट लेके आए। वो चीज़ थी एनिमेशन फॉरेन में बहुत पहले से चल रहा है, बट इंडिया में तो नहीं था ना किसी के पास। उन्होंने वो लेके आए हैं स्लो मोशन, उन लोगों ने बना दिया, बट वो एनिमेशन के अंदर आता है। कभी राघव से मुलाकात हुई है? मैं मतलब फेस टू फेस तो नहीं मिला हूँ ऐसे, जैसे काफ़ी लोगों से मिला हूँ, बट ऐसे उनसे फेस टू फेस नहीं मिला। एक इवेंट में वैसे हुआ है। ओके। तो कई बार रियलिटी शोज की अगर बात करें तो
चकाचौंध की दुनिया है, हर कोई ग्लैमरस लाइन में जाना चाहता है, हर कोई फेमस होना चाह रहा है। तो लेकिन कई बार एक डार्क साइड ये देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे अक्सर लोग पैसे मांगे जाते हैं कि अगर आपको इस राउंड में जाना है, ऑडिशन क्लियर करना है, इतना है, विनर बनना है, तो आपके इतने पैसे लगेंगे। क्या लगता है इसमें? देखो ये चीज़ें हैं, बट ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो वहाँ पे गीता माँ बैठी है, मुदस्सर सर बैठे हैं, रेमो सर बैठे हैं, आके बोल रहे हैं जाओ 40 लाख रुपए दो, शो में आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग भी हायर किए हुए हैं ना, जजेस हैं वो। प्रोडक्शन आपसे कोई पैसा नहीं मांगती, आपको भी पता है काफ़ी काम है। प्रोडक्शन पैसा देने वाली चीज़ है, लेने वाली नहीं है। तो बीच में कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, दल्ले होते हैं बीच में, वो आ जाते हैं। वो खुद 10-10 हज़ार की सैलरी पे होते हैं। उनको ये होता है कि हमें पैसे बनाने हैं। हमारे जैसा कोई शरीफ दिख जाता है उनको लगता है चलो इनको बना देते हैं। उनको बोलते हैं देखो 2 राउंड के लिए 10 लाख लगेंगे, सेमीफाइनल के लिए 20 लाख लगेंगे, और आपका ट्रैवल का खर्चा लग जाएगा, रहने का खर्चा लग जाएगा। जबकि रियलिटी शोज इन सब चीज़ों, आप ये सब चीज़ें आपको खुद देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन जो कॉस्ट्यूम्स यूज होती हैं, क्या वो भी कुछ हर चीज़ शो देता है। प्रोडक्शन देता है सारा? तो कभी किसी डांस इंडिया डांस के लिए तो ट्राई किया, लिटिल मास्टर के लिए ट्राई किया था, उसके अलावा किसी और रियलिटी शोज के लिए अपने? सुपर डांस, इंडिया बेस्ट डांसर, मैंने कोई शो नहीं छोड़ा। बट अब मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है इन डांसिंग रियलिटी शोज में। अब ऑफर्स आते हैं, वो होता है ना एक, अपने में क्या कहते हैं, छिक गया हो गया। अब ये होता है, देखो ये करने के बाद भी मुझे करना तो सोशल मीडिया ही है। जितने भी डांसर्स हैं कर तो सोशल मीडिया ही रहे हैं। अगर मैं पहले से इसी पे हूँ तो इसी को ग्रो कर लेता हूँ, क्यों मुझे लाइनों में लगना है दोबारा। तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है क्योंकि जब डांस इंडिया डांस शुरू हुआ था या रियलिटी शो की स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम पे आर्टिस्ट के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि खुद को शोकेस कर सके। अब सोशल मीडिया, चाहे वो पहले टिकटॉक आया था या अब इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो अपने आप को हम प्रमोट कर सकते हैं खुद को। एक रीज़न ये भी है। तो चीज़ ये है ना, देखो अब सोशल मीडिया है तो आप ये भी देख रहे होगे कि ये जो अभी शोज आ रहे हैं इनके टीआरपी गिरती जा रही है, क्योंकि हर कोई अपना टाइम सोशल मीडिया पे दिखा रहा है। टीवी देखने का लोगों के पास टाइम भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कम ही देखते हैं आप, मैं नहीं देखता, वो भी नहीं देखता। बहुत कम देखते हैं लोग। मतलब अपने नॉर्थ साइड में फिर भी देख रहे हैं लोग, सीरियल्स देखते हैं, बट साउथ साइड में तो, सॉरी मुंबई साइड में तो नहीं देखता, कोई नहीं देखता। टाइम नहीं है किसी के पास। मैंने जितने भी टीवी सीरियल किए हैं आज तक मैंने एक भी टीवी सीरियल अपना टीवी पे नहीं देखा। वही बात है ना, अपना एक वो होता है, फास्ट इतनी होती जा रही है लाइफ। 15 सेकंड से ऊपर, 15 सेकंड भी रील नहीं देख रहे हैं लोग, फट 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 पर स्क्रॉल करने की आदत हो गई है। उस आदत ने वो चीज़ें खराब कर दी हैं। तो अब आपको अगर किसी की नज़रों में बड़ा बनना है ना, लोगों की नज़रों में अगर फेमस बनना है, तो छोटे से छोटे में अच्छा दिखा दो कुछ। राइट। तो इंस्टाग्राम का सफ़र कैसे शुरू हुआ? इंस्टाग्राम पे देखो, स्टार्टिंग में तो मैं अपना कर ही रहा था कुछ, मैंने सोचा शुरुआत करता हूँ। लॉकडाउन का एंड था, होने वाला था, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी थे, वो फेमस थे काफ़ी डांसिंग में। क्या नाम है? वो आशीष है और बादल भैया हैं, एक आंचल नाम से है, वो भी मेरे साथ थे। अभी मतलब कभी बट गए हैं सारे, कहीं कहाँ है कोई कहाँ है। तो अभी मेरा एक फ्रेंड भी है, सागर, यहाँ बैठा है। तो ये सारे, ये तो मेरे साथ अभी ज्वाइन हुए थोड़े टाइम पहले। बट पहले का तो ये था, मैंने सोचा यार नहीं हो रहा है डांसिंग लाइन में, सीन में कुछ। मैं डांस तो कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ करके तो नहीं दिखा रहा ना घर वालों को। घर वालों के पैसे लगवाए जा रहा हूँ, क्या हो रहा है उससे? पैसे कहाँ लग रहे थे, मतलब कहाँ पे खर्च? मैंने इतने महंगे महंगे कोर्सेज किए हैं दिल्ली में, मुंबई में, लाखों लाखों के कोर्सेज होते हैं डांसिंग के। इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए हैं मैंने, नेशनल कोर्सेज भी किए हैं काफ़ी, और मेरे पास सर्टिफाइड डांसिंग का कोर्स है। तो ये कहाँ से किया था? बिग डांस सेंटर से। ओके। कौन ऑनर कौन चलाते हैं? इसके ओनर है अतुल सर, करण सर। अभी तो शायद अलग अलग हो गए हैं, बट अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि फ़िलहाल ओनर कौन है। बट पहले अतुल करण सर थे, तो वो मतलब काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं डांसिंग सीन में। और हनी सिंह सर को भी वही कोरियोग्राफ करते हैं, उनकी पूरी टीम है, वो कोरियोग्राफ करते हैं। तो उन्होंने ही ये शुरू किया हुआ है। पीडीएस भी है, मैंने पीएचएस भी किया हुआ है, मैंने डीडब्ल्यूएस किया हुआ है। ये सारे काफ़ी सारे कैंप्स हैं। ये क्या इसका टेक्निकल? ये हिप हॉप के, पीएचएस है प्रो हिप हॉप सेमेस्टर, और पीडीएसपी प्रोफेशनल डांसिंग स्कूल प्रोग्राम, और क्या नाम है,
DWS डांस विद सहजी सहजी है, सहजी सर एक टीचर है, मतलब काफ़ी अच्छे डांसर हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, हिप हॉप भी करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे डांसर हैं मतलब। तो उसके बाद में वहां से कर लिया तो इंस्टाग्राम से फिर कैसे शुरुआत हुआ कि क्योंकि अभी तक तो कोई कहीं ना कहीं इंसान ट्राई करता हाँ है, वही फेमस हर चीज़ कोई था, होना मैं चाहता सोच रहा था यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मेरे ये फ्रेंड्स भी यार अच्छा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इनको देख के थोड़ी थोड़ी वो भी होती है ना यार कि जेलसी ये साथ में यार, सीख मैं रहे क्यों थे, नहीं, मैं क्यों और नहीं। मैं इतने बड़े बड़े कोर्स करके आ गया हूँ, ये हिसार में रह के भी यार इतने फेमस कैसे हो गए हैं। हाँ। तो मतलब टिकटॉक था उस टाइम पे, टिकटॉक पे बंदे काफ़ी फेमस थे, तो इनका मतलब ग्रुप थोड़ा सा बट गया था, तो मेरे को ये चलते फिरते रोड पे मिल गए कि वीडियो बना रहे थे, तो मैंने बोला यार मतलब मेरे को वीडियो शुरू करनी है, वो बोले हाँ हमें भी मेंबर की ज़रूरत है, तो फिर हमने शुरू कर लिया। शुरू करते ही मेरी 10th वीडियो चली गई थी 10 मिलियन। तो उस टाइम पे जब शुरू किया था तो पहली वीडियो जो होती है बहुत खास होती है ना, तो जब पहली वीडियो डाली थी उस टाइम क्या आ रहा था, क्या दिल में ख्याल आ रहा था? मेरे को देखो ये तो हो गया था कि देखो चलना तो है ही अब, क्योंकि अब मैं चले हुए लोगों के साथ हूँ, अब जो मेरे साथ भी आते हैं कुछ ना कुछ तो सोच के ही आते हैं, ये है तो चला देगा, ये मैं सबकी सीधी सी बात है। अगर हम भी अपने से बड़े के पास जा रहे हैं ना कि वो चल रहा है, उनको भी पता है कि हमें इससे फायदा है, सीधी सी बात, हमारा काम हो जाएगा उनका भी काम हो जाएगा। तो पहली वीडियो पे कितने व्यूज आए थे? पहली वीडियो पे भी मेरे आ गए थे 2-2.5 लाख व्यूज आ गए थे। 2-2.5 लाख आ गए थे? लोग तो बेचारों के 50-60 में रह जाते हैं हर मिनट में खोल के और देखते उस हैं। टाइम तो एल्गोरिदम इतनी वो थी मतलब इंस्टाग्राम की, समझ ही नहीं आता था, व्यूज़ लेने इतने मुश्किल थे व्यूज़ आने, अब तो फिर भी मतलब पुश मिल जाता है अकाउंट्स को, पहले नहीं मिलते थे, मतलब उस टाइम पे भी लगा लो मेरे आते थे 3-4 हज़ार व्यूज़, उससे पहले 300-400 व्यूज़, जब मैं डांस की नहीं बना रहा था, लोगों को देख के कोई ऐसे कपड़े बदल रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, कोई लाइट फेंक रहा है उनको देख देख के कुछ भी पागलों की तरह बनाया जा रहा हूँ, अपने आप को खो दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं एग्जैक्टली। कन्फ्यूज़न, इतनी कन्फ्यूज़न, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और फिर टिकटॉक अब बनाए मतलब हफ्ता हुआ होगा, टिकटॉक बैन हो गया, हफ्ता ही हुआ था और मेरी वीडियोस पे मिलियन भी चली गई थी, ओके। तो ये लगा लो टिकटॉक पे तो मैं ना नहीं था। तो उसके 1 साल बाद की बात है ये लॉकडाउन वाली, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं दोस्तों से मिला, इंस्टाग्राम पे शुरू किया, और 10th वीडियो मेरी 10 मिलियन चली गई। तो उस टाइम पे जब मतलब मिलियंस में जब गई तो ये होता ना कि ओ भाई अब तो मैं बस छा गया, क्या फील आया था उस टाइम पे देख के? मैं इतना होता नहीं हूँ देख के, मतलब ओवर एक्साइटेड तो कभी नहीं। तो मतलब एक खुशी तो होती होगी ना कि खुशी हाँ तो यार। लोगों ने करवा दी थी मेरे को, मतलब फोन कर करके हाँ। कि यार ये क्या कर दिया तूने, कुछ लोग ऐसे भी डिमोटिवेट कर रहे थे उसकी वजह से है व्यूज, ये तो इनके साथ नाच रहा है तू, तो तेरे व्यूज आ रहे हैं, मैं ठीक है आ रहे हैं ना तो जिस टाइम पे ये वीडियोस बनाने शुरू किए तो हमारे आस पड़ोस में या जो रिश्तेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं तो रहता है, अरे बच्चे को क्या करवा रहे हो, है ना? या मम्मी पापा को आके भी बोलते होंगे, तो क्या उस टाइम पे मेरे क्या तो रहता वैसे था? ही टीचर है हाँ ऑब्वियसली। उनको तो बोलते ही थे, क्या बोलते दूर थे दूर उसमें? से फैमिली वालों के, दूर वालों के फोन आते थे दूर वाले कौन, जिनके रिश्तेदार? मुंह भी नहीं लगते जो दूर ही रहते हैं अच्छा। उनके फोन आते थे, क्या है ये क्या है, मेरे मम्मी पापा भी कूल, क्या है तुम्हें करने दो, अभी कर रहा है ना, ऐसा तो है नहीं पढ़ाई में खराब हो, पढ़ाई में भी अच्छा है, नंबर ला रहा है, पोजीशन भी लेके आ रहा है तो मैं क्या है, एक्स्ट्रा कर रहा है ना, करने दो। मैंने एक चीज देखी ना कि जो वीडियो बनाते हो मतलब अलग अलग जगह पब्लिक प्लेस पे जाके बनाते हो ना, कभी कोई होटल रेस्टोरेंट है, कभी जिंदल टावर फेवरेट है, बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे बनी हैं, या दिल्ली कभी गए हो, ताजमहल के आगे कहीं वीडियो बनाया, लाल किला के आगे, तो कई बार कोई एम्बेरसिंग मोमेंट हुआ? नहीं ऐसा तो मतलब देखो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, जैसे कि? जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो जाती है, बट ये है कि पब्लिक जब प्यार मिलना शुरू हो जाता है ना पब्लिक का, पहली बात तो हमें ये चीज़ें लगती हैं फालतू, ठीक है चलो हमारा काम हो रहा है ना, और दूसरी चीज़ सारी पब्लिक सपोर्ट में खड़ी हो जाती है हमारे, वो चीज़ देख के खुशी होती है। एक सिक्योरिटी गार्ड क्या ही बोलेगा जब पूरी पब्लिक हमारे लिए खड़ी है। तो शुरुआती दौर में जब जब फेमस होने के बाद तो लोग भी देखने लग जाते हैं, थोड़ा सा एक अंदर से भी एक मोटिवेशन आता है। शुरुआत में जब पब्लिक में जाके वीडियो बनाना शुरू किया तो हेजिटेशन या समथिंग कुछ ऐसा कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो? फर्स्ट वीडियो जब बनाई थी ना मैंने, मेरे को पता है मैंने कैसा हगा था वीडियो में मतलब यहाँ से ऐसे ऐसा होता है, मतलब कांप दिया था मैं, कांप गया था पूरा। मत
गया पब्लिक में, फिर मेरे को हुआ थोड़ा कर देता हूँ एक बार, मैंने आंखें बंद करी, पूरी जान लगा दी और वो अच्छा हो गया। फिर ऐसा खुल गया, मेरे को कोई शर्म ही नहीं है, आज तक भी नहीं है। तो मैंने कई जगह राजगुरु मार्केट में भी जैसे कई वीडियोस बनाए हैं, है ना, तो पब्लिक प्लेस में जब करते हो इतना ट्रैफिक वगैरह रहता है, कभी कुछ ऐसा कोई लफड़ा हुआ? नहीं नहीं, एक्चुअली हम जहाँ बनाते हैं ना, परमिशन लेके बनाते हैं, ऐसे फालतू में कहीं पे भी नहीं खड़े हो जाते। और जहाँ भी बनाते हैं कमेटी है वहाँ की, वहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं मार्केट के, तो उनका पूरा सपोर्ट रहता है। हम जैसे रामचाट के सामने वाली जो गली है, वहाँ पे वीडियो बनाते थे। वहाँ पे एक शॉप है, साड़ी वाली कोई शॉप है, लेडीज़ की पूरी मार्केट है वो। इतना सपोर्ट करते थे, मैं इतना सपोर्ट करते थे, बैठे हैं थक गए तो हमें पानी पूछ रहे हैं, खाना पूछ रहे हैं, इतना अच्छा लगता है हमें। आज भी हम मतलब थैंक यू करते हैं उन लोगों को, उनकी वजह से हम बढ़े हैं जितना बढ़े हैं। तो जो लोग शुरुआत में राय देते थे कि बच्चे को क्या करवा रहे हो यार, है ना, क्या पढ़ाई में लगवाओ, और अब क्या रिएक्शन है जब मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो अब क्या उनके कहते बच्चे आगे फोटो खिंचवाते हैं अंश भैया के साथ फोटो खिंचवानी, अरे हम तो इनकी वीडियो देखते हैं। अच्छा, हमारे पास ना उनका कॉल आया था, कुछ तो टीचर्स है ना कुछ स्कूल में, यार हमारे स्कूल के टीचर्स कहती है तेरे साथ को फोटो करानी है यार, अच्छा ये आपका भांजा है, ये आपका भतीजा है जब फेमस हो जाते हैं ना तो रिलेटिव्स बहुत आ जाते हैं, वो मेरी बुआ के ताई का मौसी का लड़का है सही मैं बात जानता हूँ उसको। तो कोलैबोरेशन के लिए भी बोलते होंगे भाई कोलैब कर ले यार पैसा पैसा है तो भाई ऐसा ही कोलैब इसका करेगा है अपने को पैसा दिखता है अब ओके। तो यार कुछ लोग ना जिनका अभी जो लोग सोशल मीडिया पे नए हैं, इंस्टाग्राम पे नया नया अकाउंट बनाया, उनकी रील्स नहीं चल रही है, उनमें एक चीज़ ये रहती है कि यार किस टाइम पे डालना चाहिए, कि सुबह शाम के टाइम डालो तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, टाइम का तो ऐसा कोई सीन नहीं। या टैग्स लगाओ तो रहता है? टैग्स कई बार मैटर करते हैं, कई बार नहीं करते। मान लो आप कुछ ऐसे इस एक टॉपिक पे पोस्ट डाल रहे हो, मान लो आप इंडिपेंडेंस डे पे डाल रहे हो, तो मैटर करता है कि लोग उस दिन सर्च कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का सॉन्ग, इंडिपेंडेंस डे की पोस्ट। आप 4-5 दिन पहले डालो उसी के टैग्स डाल के, तो आपकी सर्चिंग बढ़ सकती है। ये नहीं है कि बढ़नी ही है, बढ़ सकती है। क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ अगर कोई इंडिपेंडेंस डे का सॉन्ग, तो मेरे पास आ जाती हैं बहुत सारी रील्स, बहुत सारी पोस्ट उस हैशटैग की, तो उससे फर्क पड़ सकता है। तो क्या एक ये होता है कि ऑडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस पे रील्स बनाने पे भी फर्क पड़ता है? अभी तो देखो 2-4 दिन से तो कुछ अलग ही सिस्टम हो गया है इंस्टाग्राम का, हर ऑडियो ट्रेंडिंग पे है हर ऑडियो मुझे तो वो भी नहीं लगता कुछ, आप बनाने को अपना खुद भी नया ट्रेंड बना सकते हो। अभी मैंने एक शादी पे नाचते हुए वीडियो बनाई थी मेरी चाची के साथ, वो मेरे से ज़्यादा तो इतने मीम पेजेस पे वायरल है, लोगों ने सबको पता होगा वो। मैं टी शर्ट पजामे में नाच रहा हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे एक्चुअली, मेरे को ना ज़्यादा कंफर्ट नहीं होता उन ब्लेजर्स वगैरह डांस में, हाँ। मेरे को था अब खुल के नाचूंगा, घर पे जाना है, उनको लेके आना है। वो हो गया था शादी वाला जो प्रोग्राम होता है, उसके बाद घर गए थे दूल्हा दुल्हन, वहाँ पे हमने सोचा चलो डांस करते हैं, एंट्री हुई है ब्राइड ग्रूम की, वहाँ पे मैंने डांस किया टी शर्ट पजामे में। लोगों को लग रहा है पता नहीं कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। अब मेरी चाची है मेरे साथ नाच रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई हाँ, ठीक लोग बात। पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं यार, ये दूल्हा अब तो दूल्हा गया दूल्हे से ज्यादा इससे वाइब मैच हो गई वाइब मैच हो गई, चाची है भाई मेरी, क्या हो गया यार एक जब मीम्स जो बनाने वाले होते हैं ना, कुछ भी वायरल कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है ना कि हर जगह से नेगेटिविटी नहीं मिल रही, मजाक बना रहे हैं लोग, हंसने के लिए बना रहे हैं, हंसो कोई दिक्कत नहीं है, मीम पेजेस का काम है। तो अभी लाइक जैसे एक 3 साल पहले की लाइफ थी, है ना, कि मतलब कोई लोग बड़े लेवल पे नहीं जानता है, एक अब मिलियंस में फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कितना चेंज आया लाइफ में? चेंज देखो, जब तक तो घर पे हूँ वैसा ही सिस्टम वो है, तो घर वालों के लिए तो वैसे ही कोई रहते हैं, फर्क हाँ। नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ, जैसे मान लो अभी मैं लास्ट ईयर मुंबई था, 2 साल पहले मुंबई था, वहाँ पे लाइफ थोड़ी अलग थी। वहाँ पे हर बंदा आपको जज करता है आपकी फेम से, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ हर फेम का ही गेम है सारा। बहुत फर्क भी है यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में। यहाँ के लोगों को मतलब फर्क पड़ता है चीज़ों से, वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप बाहर कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, मान लो परफॉर्म भी छोड़ो, मैं मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, तो लोगों को फर्क पड़ जाता है कईयों को, बट मुंबई में आप कहीं भी कुछ भी करो, नो वन केयर्स। राइट राइट। अच्छा, मुंबई फर्स्ट टाइम कब गए थे?
मुंबई में फर्स्ट टाइम गया था जब मैं 10th क्लास में था, 9th क्लास में था। क्या एज रही थी उस टाइम पे? 14 होगी। तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था कि जा? मैं तो 12 साल का था तब से अकेला घूम रहा हूँ दिल्ली में। अच्छा। बताया ना आपको, कोर्सेज के लिए। पापा कैसे छोड़े अपनी, तो कभी एक बार छोड़ा है, फिर मैं अकेला घूम रहा हूँ मेट्रो में। तो कभी ये टेंशन नहीं हुई कि बेटा खो जाएगा कोई ऐसा कुछ सब? एक मैं मेरी कहानी बताता हूँ बचपन की उससे थोड़ा रिलेट करेगी। मैं था 5 साल का, 5 का भी नहीं था मैं, 3.5 साल का था मैं। मेरे को मेरी मम्मी मेरी दादी के घर छोड़ के जाती थी, मतलब मेरी रियल दादी नहीं, दादी है मेरी एक, उनके घर छोड़ के जाती थी। स्कूल जाना होता था मम्मी ने। स्कूल था लगा लो 2-2.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर था। रियल स्टोरी है ये। अब लोगों को बिलीव नहीं होगा वैसे स्टोरी पे, लेकिन मेरी बहन से कभी पूछ लो यही स्टोरी बताएगी। तो 2 किलोमीटर दूर स्कूल था, मैं दादी के घर था, ठीक है। तो मेरी दादी फ़ोन पे बात करने गई बाहर, ठीक है, मैं गायब, अच्छा। ठीक है। मैं काफ़ी देर से दादी को बोल रहा था, दादी मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। दादी बस थोड़ी देर बाहर फ़ोन पे बात करने गई, मैं फरार, ठीक है। 10 मिनट बाद पता चलता है मैं स्कूल में हूँ। अच्छा। मैं पहुंच गया 10 मिनट बाद, 5 दो साल की एज किलोमीटर में? दूर, 3.5 साल। 3.5, अरे बाप रे। मैं स्कूल पहुंच गया। अच्छा। तो इसी से लगा लो आप अंदाजा कि 12 साल तो बहुत बड़ा हो गया। तो फर्स्ट टाइम जब मुंबई गए तो यहाँ के माहौल में वहाँ के माहौल में बहुत अंतर है। कहाँ रुक गए थे सबसे पहले जाके? मैं वर्सोवा में वो सड़े हुए मछलियों की भीनी भीनी सड़े खुशबू। हुए इलाके में घर से बाहर निकलो, चूहों की स्मेल, मछलियों की स्मेल, ओए ओए ओए। और वहाँ के चूहे इतने बड़े बड़े होते हैं ना, हाँ, अरे वो मछलियां खा खा के बड़े हो गए ना। खरगोश के साइज के बड़े, कितने बड़े बड़े चूहे होते हैं वहाँ पे। अपने मुंह से बड़े हो। तो कैसा लगा था उधर जाके? वहां तो स्टार्टिंग में मैं 1 महीना ही रुक पाया था। कैसा गुजरा वो 1 महीना? भाई मैं ऐसा सूख के आ गया था, मेरे घर वाले पूछ रहे थे यार ये क्या हो गया है तुझे। फोन पे मम्मी बात करती, वीडियो कॉल करती, तू तो सूखता ही जा रहा है, ऐसे गोल मटोल भेजा था मम्मी ने। 1 महीने में इतना मेरा ऐसे कमजोर हो गया था मैं, खाना ढंग से खाने का कुछ मतलब नहीं, 7-7 6-6 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, ऑडिशंस के लिए खड़े हो रहे हैं। किस चीज के ऑडिशन देते थे वहाँ पे? एक्टिंग के ऑडिशन देता था और बैकग्राउंड डांसिंग के भी ऑडिशन देता था। तो उस टाइम तक तो सीख एक्टिंग वगैरह कुछ सीखा ही नहीं होगा कुछ नहीं, भी? मैं थिएटर करता हूँ। अच्छा, मैं उस टाइम जब किया था? 10 साल का था तब किया था, 10 से लेके 12 तक मैंने किया है। फिर मैंने मुंबई में भी किया था, अस्मिता थिएटर। अच्छा। अस्मिता थिएटर में मैं 6 महीने गया था, तो वहाँ पे सीन था। तो मेरे को ना वहाँ पे ऑडिशन दे दे के रात को हमारे पास ये तो था पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाया, और रात को हम अपना गुरुद्वारा है ना रोक बीच के सामने, हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पे, वर्सोवा का जो गुरुद्वारा है। तो ऐसा होता था हमारी टाइमिंग फिक्स थी 7 बजे, वहाँ जाके अपना चले जाते थे खाना खाने, जो मिले ना मिले। जो मतलब ऐसी थी कई बार तो हम लेट हो जाते थे। हमने वहाँ पे एक दोस्त बना रखा था, भैया भैया हमारे लिए रख दिया करो, लेट हो जो जाएगा। लंगर लगता है उधर हाँ, प्रॉपर है। जैसे क्योंकि खत्म हो जाता था लोग बाहर डिब्बे बैठते डिब्बे बैठते, लेके हाँ, खड़े होते हैं वहां पे। हम तो हाथ में ही लेके चले जाते थे, अपना एक हम्म। पत्ता सा देते लेके थे, चले जाते थे, ताकि हमें बर्तन ना धोने पड़े। ताकि खाना ना बनाना पड़े, फ्री का मेन खाना बात मिल पैसे भी जाए। बचाने थे। राइट तो राइट। क्योंकि मैं ऐसा होता था कि गया भी हूँ, जाने जाने में आने जाने में सब मैंने इतने पैसे खर्चवा दिए। मेरे को बचपन से ये फीलिंग रहती है कि यार पैसे बहुत फुकवा दिए घर वालों के, अब तो बचा लूँ, कहीं से तो बचा लूँ। क्योंकि मैं भी 3 साढ़े 3 साल से मुंबई हूँ, तो मैंने इवन कई एक्टर्स को जो टीवी सीरियल्स में आ रहे हैं या वेब सीरीज में आ रहे हैं, फिल्म्स में आ रहे हैं, वो भी वहां पे लंगर में डिब्बा लेके मैंने कई बार खड़े हुए देखा उनको स्ट्रगल के दौर में। बट कुछ लोगों का देखो ये भी होता है, कुछ लोग अब डाउन टू अर्थ रहने के लिए भी जाते हैं कि हम अपनी पुरानी चीज़ें ना भूलें। और जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, हमारी तो लगा लो मजबूरी टाइप थी, क्योंकि हमारे मेरे साथ जो पार्टनर थे ना बड़े ही घटिया लोग थे। हाँ, 22-23 साल के थे वो। फिर भी मतलब एक बच्चे के साथ ऐसी हालत बना दी तुमने, खाने के भी लाले पड़वा दिए तुमने। क्या किया था, क्या करते थे तुम? मतलब ना हर चीज़ में शेयरिंग के लिए रोना है उनका, अच्छा। कि तुमने रूम लिया है मेरे साथ, तो तुम ये सोचो ना यार, शेयरिंग की बात है, हर चीज़ में पैसा शेयर होएगा। तुम बोल अंश ले आएगा, अंश के तो घर से पैसे आ रहे हैं, अंश के तो पापा भेज रहे हैं, अंश कमा थोड़ी रहा है, अंश ने तो फ़ोन करना है, पापा भेज दो 10,000 20,000। अंश तो सोचेगा, अंश हमेशा से मैच्योर है, छोटा होने से ही मैच्योर है कि पैसे नहीं खर्च होने ज़्यादा, क्योंकि पहले ही डांसिंग में बहुत करवा चुका हूँ। तो मैं थोड़ा सोच समझ के ही करता था ये चीज़ें।
तो लेकिन ये लोग हैं, अंश से फ़ोन करवा लो, अंश ने मंगवा लिया, चावल मंगवा लिए तो हम चावल बना लेंगे, पैसे पैसे मंगवा के चावल मंगवा लिए तो चावल, रोटी मंगवा ली तो रोटी, गेहूँ मंगवा ले गेहूँ, घी मंगवा लिया घी। खुद से खर्चने में इतने ड्रामे इनके, मैं इतना इरिटेट हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ऊपर से मैं बीमार हो गया, तो फिर मेरे को भाई पापा को लेने आना पड़ा। तो इसके जैसे डांसिंग सोशल मीडिया पे तो चल रहा है, उसके साथ साथ हरियाणवी सॉन्ग्स भी किए हैं। सबसे पहला सॉन्ग कौन सा किया था? सबसे पहला सॉन्ग मैंने किया है एक हिंदी सॉन्ग किया था, वो मुंबई की कोई कास्टिंग कंपनी थी, उन्होंने अप्रोच किया था? हाँ अपने ऑडिशन ग्रुप्स होते हैं ना जैसे, उसमें ही थोड़ा मैंने प्रोफाइल भेजी हुई थी, ओके। उन्होंने उठा लिया मेरे को। हम्म। तो सेकंड मैंने एक हरियाणवी सॉन्ग किया अंजलि राघव मैम के साथ। ओके, कौन सा सॉन्ग है? मैंने साहिबा सॉन्ग और दिलबर सॉन्ग दोनों साथ में किए थे। साहिबा पहले रिलीज हुआ है, दिलबर अभी लास्ट मंथ ही रिलीज हुआ था। जो उसमें पूरा जो सेटअप बड़ा अच्छा लगा मुझे ना, थोड़ा सा मतलब शादी वाला सा और प्रॉपर अच्छा। मैंने मतलब सारे गाने ऐसे ही करे, मतलब वो तो फिर भी थोड़ा ऐसे था, पूरी फीमेल वॉइस में था। लिपसिंग उसमें फीमेल मेरा की था थी ही सारी। कैसा मैं लग रहा ऐसे था उस टाइम पे यार, मेरी लिपसिंग की ऐसे नहीं? ऐसे यही कर रहा हूँ पूरे गाने में। ओके। बस फिर डांस कर रहा हूँ, ये बस यही चल रहा है एक्सप्रेशंस मेरा। दिए यही जा चल रहे रहा है हैं मेरा। मैंने देखा था अभी 2 दिन मेरे पहले का गाना। मेरे फैंस कमेंट कर रहे हैं, फैन पेजेस वाले, उन यूट्यूब वीडियो पे, उस पे, अंश जी जब आपकी आवाज़ आएगी ना, जब आप इसमें करोगे, हम तो तभी देखेंगे। फिर मैंने वो गाना करा, अच्छे कोलैबोरेशंस करे उस गाने। एक नया गाना किया जब मैडम जी किया मैंने, अभी काफ़ी चला है वो, शादियों में भी बजा है, काफ़ी अच्छा बड़ा गाना गया वो। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लड़कियों के भी बहुत सारे आते होंगे, क्या कमेंट्स आते हैं मैक्सिमम? कमेंट्स तो पढ़ लेता हूँ कभी कभी। मेरे को मेरे पहले हैशटैग बना रखा था क्यूटनेस की दुकान, अच्छा। मेरे फैन पेजेस वालों ने, तब तो चिकना सा था मैं। तो बोलते थे उस टाइम पे, और मेरे को स्माइल के लिए बोलते हैं मेरी, और मतलब ऐसे होती हैं लड़कियां, बोल देती हैं। डीएम्स में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मैंने एक छोटा अकाउंट बनाया हुआ है, अभी बनाया है, तो 4-5 महीने हुए हैं। तो जिनसे कितने बात नहीं फॉलोअर्स कर, हैं उस उस पे? पे 72 के हैं, कितने, 75 के हैं, 75 के फॉलोअर है उस पे। ओके। तो वो बनाया मैंने कि चलो यहाँ तो पढ़ लूँ किसी के। उस अकाउंट पे तो मेरे को यार, मेन अकाउंट पे तो दिखते ही नहीं है मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स आते नहीं हैं? ब्लॉक हुआ पड़ा है। कोई आप अच्छा। मेरे को मैसेज करोगे ना, नहीं देख पाऊंगा मैं, हम्म। दिखता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है मेरा वो सेक्शन। ओके। तो इसलिए लिखा हुआ है मैंने अपनी प्रोफाइल पे, डीएम इस पे करो। ये बैकअप अकाउंट है, तो लोग करते भी हैं उस पे। मेरे को जितने गाने अप्रोच किए ना लोग गानों के लिए, वो छोटे अकाउंट से किया है। तो इतने सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो जब मैंने देखा है कि कई बार जब वीडियोस बनाते हो तो उसमें और भी ग्रुप होता है, साथ में गर्ल्स भी होते हैं, कुछ बॉयज़ भी होते हैं, तो वो कैसे अलग अलग अपने अपने अकाउंट पे वीडियोस डालते हैं या कैसे करते हो उस पर? वो सब अपने अलग अलग अकाउंट्स पे डालते हैं। ये भाई बैठा है सामने मेरे, ये भी अलग ही, इसका अपना अलग अकाउंट है। इसको भी मेरे साथ 1.5 साल हो गया है, इसके भी 4 लाख फॉलोअर्स हो गए। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही सब आते हैं, सब साथ में मिलके बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अकाउंट है। तो सब एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं या अपना डालते हैं क्या? नहीं देखो, कोलैबोरेशन का फ़ायदा तब है जब आप रेयरली काम कर रहे हो, मिल रहे हो कभी कभी, लेकिन हमने तो रोज़ करना है, अपना अकाउंट ग्रो करना है, तो खुद अपने अकाउंट पे डालो तो ज़्यादा बेटर रहता तो है। मतलब मुझे कोलैब करना पड़ेगा अंश के साथ। ओके। तो एक बात बताओ यार कि ये अब जैसे कमेंट्स की बात चल रही थी अभी ना, तो गर्ल्स के प्रपोजल भी आते होंगे? इससे शर्म आ रही है। अरे कोई दुपट्टा लेकर आओ। एक लड़की थी मेरे से 6 साल बड़ी, अच्छा। तो पहले कोई चांस नहीं था, तो फिर उसने मेरे को पब्लिकली प्रपोज कर दिया। ओके। पब्लिक मतलब ऐसे क्या उस टाइम ओपन। रील्स बना रहे थे या क्या कर रहे थे? वह वैसे ही नॉर्मली? हाँ नॉर्मली, मेरे तो उस टाइम 4-5 लाख फॉलोअर्स थे, हम्म। तो ऐसे अपना एक वो होता है, पूरी मतलब वीडियोस वाली जगह थी, वहाँ पे पब्लिकली ऐसे अपना, अचानक से कुछ अता ना पता, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, अंशादा वीडियो बनाते हैं, आई उस कैमरा ऑन करने की एक्टिंग करवा दिया, अपने पता नहीं क्या खरीदे हुए बंदे लेके आई थी, जैसे कहने हू तालियां बजाने के साथ। जो पीछे खड़े रहते हैं ये क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने बोली, अंश आई लाइक यू,
मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, मैं 19 साल का हूँ और वो कितने 24 या 25 साल की, कितने 24 साल की। ठीक है, मेरे को समझना है यार ये क्या कर रही है, ये अपना तो कुछ बनता ही नहीं मैच। मन में लड्डू नहीं फूटा, किसी लड़की ने प्रपोज किया है? तो बहुत ढंग की तो करे अच्छा। पहले 6 साल बड़ी बात ही खत्म तो भाई उसने मेरे को प्रपोज करा, अपना लेके बैठी है ऐसे, ऐसा अपना एक्सप्रेशन दे रही है, मैं अपना करके साइड में चला गया। बेचारे का दिल तोड़ दिया यार। सख्त लौंडा पिघलेगा नहीं है। पिघलने वाली चीज भी होनी चाहिए ना। राइट। अच्छा, तो दिल तोड़ दिया। हाँ तो बस फिर ब्लॉक ब्लूक हो गया। कभी ऐसा हो कि यार कोई लड़की पसंद आ गई, क्रश हुआ और भाई अंश का उसने मना कर दिया? देखो मैं प्रॉपर ऐसे नाम वाम तो नहीं बता सकता, बता दो यार, हम किसी को नहीं नाम बताएंगे। तो नहीं बता सकता मैं किसी को लेकिन नहीं बताऊंगा। कोई नहीं एक लड़की थी यार, मेरे को बड़ी पसंद थी। मैं पागलों की तरह घूमता रहता था उसके पीछे। यही यही एज थी मेरी, ये सब उसी टाइम की एज है, मेरे को तब से अक्ल लग गई है। तो ये स्टोरी ऐसी थी, 19 साल का ही था। मेरे को उसके मतलब वो भी मेरे से लगा लो 4 साल बड़ी ही थी। ये सारी बड़ी मिलती हैं क्या? पसंद थी मुझे काफ़ी। तो मुझे ऐसा हो गया था, मैं पागल सा हो गया था उसके पीछे। हर हफ्ते लगा लो जा रहा हूँ उसके घर, दिल्ली रहती थी। अच्छा। हर हफ्ते उसके घर जा रहा हूँ दिल्ली, फिर आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, कभी किसी दोस्त को लेके जा रहा हूँ, कभी किसी दोस्त को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बात नहीं होती थी। मैं मेरे दोस्तों को ऐसा वो लेके जाता था, या तू मेरे बिहाफ पे ना कुछ उसके आगे तारीफ करता रहा कर, ताकि मेरी थोड़ी इमेज बन जाए। फिर बाद में मुझे पता चलता है यार उसका तो है एक अच्छा। तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। तो सबसे यही कहना चाहूँगा, देखो बिना सोचे समझे प्यार मत करा करो तो प्यार तो बिना सोचे समझे होता है, सोच समझ के नहीं बिजनेस होता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? सोचना पड़ेगा ऐसे, बिना सोचे समझे, बिना डिटेल लिए ऐसे किसी को भी दिल दे के ना बैठो। तो मना करने के बाद फिर क्या मतलब? मना नहीं, मेरे को लारे देती रही। अच्छा। हाँ अंश, हाँ अंश, ऐसे मतलब मुझे कभी ना नहीं करा। ये तो मेरे को कहीं से पता चल गया। फिर थोड़े टाइम बाद उनकी वीडियोस आने लगी साथ में, तो मैं ठीक है यार, अगली बार से ये है कि राम राम है जी। इसलिए उसके बाद जो सीन हुआ, प्रपोज भी किया थी लड़की ने, अपन तो राम राम कर दी। लड़कियों से दूर रहो ओके। रियलिटी शोज देखते हो? हम्म, कौन सा फेवरेट है? सभी फेवरेट है, बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्सविला, सब देखता हूँ। बिग बॉस में अक्सर लोगों की जाने की इच्छा रहती है। अंश का क्या मेरा लगता तो ड्रीम ही है है? ओके। हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस? मेरा सिद्धार्थ शुक्ला सर, देखना ही तब से शुरू किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो डिफरेंट ही सीजन था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ ही रहे हो, एक अपना एक पर्सनैलिटी दिखानी होती है ना। आपकी अगर लड़ाकू है तो लड़ाकू दिखाओ, जबरदस्ती अब लोगों को ये हो गया बिग बॉस जाओ तो लड़के आ जाओ। हम्म। ओरिजिनल हो दिखा दो। MC स्टैंड में तो जीत गया, शांत था ना पूरे सीजन में, जीत गया, और आज तक फैन बेस बना हुआ है। ये चीज़ है, लोगों को पसंद आप तभी आओगे जब आप ओरिजिनल रहोगे। अच्छा, इन दिनों यार इंडियाज गोट लेटेंट बड़ा वायरल हो रहा है, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना। देखा था एपिसोड? हाँ मैं देखता हूँ, सारे देखे। सारे देखते हैं मतलब क्या लगता है देख के? देखो, कॉमेडी शो को कॉमेडी की तरह ही लेते हैं। हम्म। हमें पता है थोड़े बहुत डार्क जोक्स होते हैं उसमें, बट जो बात उन्होंने बोली थी वो थोड़ी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थी। बहुत ज्यादा। हम्म, बहुत ज्यादा मतलब। तो ये बात है, नहीं बोलनी चाहिए थी, काफ़ी बंदे कह भी रहे हैं, बट बच्चे की जान भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बोल दी, गलती होगी, अच्छे से अपोलोजाइज भी कर दिया बंदे ने, आधे घंटे में अपोलोजाइज कर दिया था काफ़ी लोगों को बोल के। हाँ गलती हो गई, बस सेकंड चांस तो सबको मिलना चाहिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो जो बात बोली गई है, बहुत सारे लोग हर्ट हुए हैं उस चीज को लेकर? बिल्कुल हर्ट होने वाली क्योंकि बात आप भी अपने है। पेरेंट्स के बारे में आप मतलब उनको उनके प्राइवेट मोमेंट्स में ज्वाइन करने की बात कर रहे हो, हम्म, राइट? हाउ इट इज पॉसिबल इन इंडिया? बिल्कुल ये हर्ट होने वाली बात है, बट ये सेम क्वेश्चन कहीं से चेपा हुआ है उनका। किसी और से उठाया हुआ वो है? भी इंडिया का ही पॉडकास्ट था, इंडियन पॉडकास्ट था वो। नहीं, इंडियन नहीं था वो, पहले कोई मुझे बाहर लगा का था वो बाहर का है, बट वो इंडियन पॉडकास्ट है। था। ओके। तो वो चीज़ भी किसी की कॉपी की हुई है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। वो जो 3 लोग थे, वो लोगों को लग रहा है कूल है,
बट ये लोग अभी चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं ना सारे, अब चढ़ते सूरज को लोग डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो दोनों चीजें हैं, बनती भी है, ये बात गलत बोली है उन्होंने, क्योंकि आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको फैमिलीज देख रही हैं, और आप जैसा बंदा अगर ये चीज बोले तो सीधी सी बात है ना, आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अगर एक डार्क कॉमेडियन ये बात बोल देता तो लोग उसको जोक की तरह लेते, बट बोल किसी गलत बंदे ने दिया ना। ये बात समय रैना बोल रहा था ना, ये बात तो पहली बात तो बोलते ना, क्योंकि कॉमेडियंस भी एक दायरे में रहते हैं, उनको पता है किस उनको पता लिमिट है तक जाना क्योंकि है। वो सीखे हुए लोग हैं। राइट। बट वो बंदा फैल गया वहां पे। उसकी लाइन भी नहीं है एक्चुअली। हाँ। वो पॉडकास्ट कहाँ स्पिरिचुअल वो की एक, बातें होती है, हाँ, मेडिटेशन की बातें होती और वो हैं। मतलब एक वो होता है ना, पॉडकास्ट लेने वाला बंदा एक लहजे में होता है, वो लहजा पार कर दिया उन्होंने। एक बात है। अच्छा, कई बार ये देखा है कि जैसे बहुत सारे जस्सी गिल के साथ कॉलैब भी किया है, राइट? तो वो कैसे रहता है, क्या कैसे हुआ था? वो एक्चुअली हमें ना काफ़ी सारे क्रिएटर्स सिलेक्ट करते हैं, उसमें से जो उनको पसंद आया तो उन्होंने मुझे बुलाया। वहाँ पे 4 क्रिएटर सिलेक्ट किए थे उन्होंने, लेकिन कोलैब में सिर्फ मेरे साथ ही किया डाला उन्होंने। और ऐसे ही मतलब पेड कोलैब्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। मतलब उनको अच्छा लगा था, और एक सबसे दूसरी बात कि वो बहुत अच्छे नेचर के लोग हैं। मतलब मुझे लगता था पहले कि सेलिब्रिटीज होंगे, एग्रेशन एटीट्यूड दिखाएंगे, वाला हाँ समथिंग, एटीट्यूड हाँ। दिखाएंगे, बट वो काफ़ी हम्बल है। मतलब जस्सी पाजी तो बहुत हम्बल है। ओके। तो अभी किस किस सेलेब्स के साथ मतलब ऐसा कॉलैब करने का या प्रमोशन का ऐसा मौका मिला? मैं जब मुंबई में, आपको बताया ना, अभी मैं लास्ट 1 साल रह के आया हूँ, तो 2 साल पहले 1 साल पूरा रह के आया हूँ। तो उस टाइम यही काम रहता था मेरा रेगुलर, बड़े बड़े मतलब जितने भी ये सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज, इनके साथ कोलैब करने का। तो वो अप्रोच करते हैं? हाँ जी, मैंने हनी सिंह सर के साथ किया है मैं कोलैब। हनी सिंह के साथ कौन से सॉन्ग के लिए किया था? उनका आया था आई रे का रिमिक्स आया था। और मिलिंद गाबा सर के साथ पेरिस का ट्रिप है, उसमें हनी सिंह सर भी थे साथ में। मैंने इनके साथ 2 बार कोलैब किया। और दिव्या खोसला मैम है, उनके साथ डिज़ाइनर सॉन्ग आया था, उस पे किया था। और जुबिन नौटियाल सर है, उनके साथ भी 2 बार कोलैब किया मैंने। उनके साथ तो मैं प्रॉपर बैठ के मीटिंग करने का मौका मिला था मेरे को। ओके। वो बैठ के हमने लूडो खेला है, कैरम अरे खेला वाह। है। बहुत अच्छा नेचर है उनका। और ये भी पता चला मुझे, बहुत रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो, पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड है उनका। ओके। तो कोई ऐसा सेलेब मिला कि जिसने मतलब जो थोड़ा अकड़ू टाइप का हो या एटीट्यूड दिखाया है, रूड बिहेव किया हो किसी ने? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है हमारे साथ, नहीं होते। मतलब क्रिएटर्स के साथ तो क्यों ही होंगे, हम उनका प्रमोशन करने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम उनके काम ही आएंगे। ओके। तो काफ़ी ब्रांड्स अप्रोच करते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम से तो कोई मतलब यूट्यूब से जैसे इनकम होती है, क्या इंस्टाग्राम से भी कोई इनकम होती है? इंस्टाग्राम से ब्रांड्स के थ्रू ही होती है। मतलब आप ब्रांड प्रमोशंस कर रहे हो, और जैसे मैं डांसर हूँ, एंटरटेनमेंट की लाइन है, तो हमें सॉन्ग प्रमोशंस मिलते रहते हैं। उसके अलावा कुछ किसी और ब्रांड ने भी अप्रोच किया है, जो मतलब कुछ अनयूजुअल हो या कुछ लगा कि हाँ, यार? जब मैं अभी हुआ हूँ ना, 18+ हुआ हूँ जब से, तो आते रहते हैं। किस तरह के ब्रांड्स अप्रोच करते हैं? समझ जाओ ना। नहीं, समझा दो भाई, हम नहीं इतने समझ इतने जाओ। समझदार नहीं है हम। नहीं, मेरे पापा भी देख रहे हैं ना। कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली जो लोग मतलब देखना चाह रहे, जो लोग जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, तो कौन कौन किस तरीके के ब्रांड मतलब अल्कोहल से रिलेटेड हाँ कोई जी, होते हैं? ये तो बोल सकता हूँ। ओह हाँ। ओके। तो अल्कोहल से रिलेटेड ब्रांड्स, बियर के ब्रांड्स, हाँ। ये भी आते हैं। तो ये मेरे पास 18 बिलो था तब भी आए थे, मतलब तब तो मैंने स्टार्ट ही किया था, तब भी आते थे। तो जैसे काफ़ी सारे नाम तो नहीं ले सकता मैं ऑब्वियसली, तो इनके मेरे पास आते रहते थे। वो डायरेक्टली नहीं करते, ग्लासेस की ऐड करते हैं, बट वो भी मेरा ज़मीर नहीं मानता, क्योंकि लाइफ में कभी करनी नहीं है चीज़ें, ना मैं करता हूँ। और क्या ब्रांड्स, किस तरीके के ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मत जाना। नहीं सीरियसली, मतलब क्या कल को अगर मैं फेमस हो जाऊंगा तो मुझे करना है वो तो आपको पता चली जाएगा। ना। तो मतलब कभी ऐसा होगा ना कि लाइक कोई ब्रांड है, तो मतलब कोई समथिंग मतलब रोमांस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आते होंगे, है ना? तो वो अप्रोच करते होंगे। हाँ, करते हैं, बट मैं उसका क्या ही बना सकता हूँ, आप बताओ। मतलब सेक्स डांसर टॉयज हूँ ना वगैरह मैं, प्रमोट करने के लिए बोलते डांसर हूँ ना मैं, हैं? तो मैं कैसे ही बना दूंगा उसका। मतलब एक, क्या आप बताओ, कोरियोग्राफी क्या करूंगा मैं क्या कोरियोग्राफी करूंगा? होटल में कमरा बुक करूंगा, फिर मॉडल लेके आऊंगा, मॉडल भी कैसी लेके आऊंगा, कोई मेरे को B क्लास की C क्लास कोई लेके आनी बैठेगी मुझे, जो ये सब करती हो,
मेरा तो वैसे ही नाम खराब हो जाएगा। पर मैं यार, मैं ए कैटेगरी का कंटेंट बना रहा हूँ ना, मुझे उसी में रहना पड़ेगा। तो मतलब मैं वो वाले स्टार्स को लेके नहीं आ सकता साथ में जो वल्गैरिटी दिखा के फेमस हुए हैं। आ जाएंगे, तैयार होएंगे, बट मेरे को नहीं पसंद ये सब जैसे चीज़ें। उल्लू टाइप की जो आती हैं, उल्लू पे हाँ आती हैं जो। हाँ। ओके। तो कभी जाहिर सी बात है अमाउंट ऑफर करते होंगे, तो लगभग अप्रोक्सीमेट कितना अमाउंट ऑफर करते होंगे? मेरे को लास्ट टाइम जब मिला था इसी ऐसी ऐड के लिए 6-6.5 लाख एक वीडियो। हाँ, 2 वीडियो का। 2 वीडियो का 6.5 लाख रुपए। ओके। तो मन में नहीं आता यार 6.5 लाख कर लेता हूँ? देखो, एक ऐसा काम करने से अच्छा 5-7 छोटे काम करके बना लूंगा मैं पैसे। मन में कभी लालच नहीं आता थोड़ा सा? अंदर एक होता है ना कि आदमी के अंदर शैतान भी होता है ना, अंदर से आवाज आती है, कर ले बेटा। नहीं होता। ओके। शैतान सिर्फ दूसरी चीजों में जागा हुआ है। ओके। तो मैक्सिमम अभी जैसे पैसा आता है वो प्रमोशन के थ्रू ही आता है? हाँ जी, और थोड़ा बहुत फेसबुक से। ओके। फेसबुक से कैसे अर्निंग होती है? फेसबुक से भी मोनेटाइजेशन जैसे यूट्यूब पे सेम। ओके। हाँ जी, उसका आरपीएम बल्कि यूट्यूब से भी अच्छा है फेसबुक का। अच्छा। तो ज़्यादा मतलब कौन सा सोशल मीडिया ऐसा जो जहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग देखो, होती है? लास्ट ईयर तक तो स्नैपचैट बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी मेरी स्नैपचैट उसमें से। क्या करना पड़ता है, क्या कैसे आता वीडियोस डालो, मोनेटाइजेशन होती है उससे भी। है? उसका क्या क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया, आप 30 के 30 दिन वीडियोस डालो, उनका कोई भी फीचर यूज करके स्टोरीज पे कंटिन्यू रहो। हम्म। आई थिंक मैं अपने जोन में सबसे पहला ऐसा क्रिएटर था जिसकी स्टोरीज मोनेटाइज हुई थी। हमारे यहाँ पे किसी की नहीं थी। तो जैसे यूट्यूब का है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, उसका भी कोई क्राइटेरिया ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अपने आप ही मेल आ जाएगा जब उनको लगेगा कि आप स्नैप स्टार बनने से के लिए काबिल हो। ओके। हाँ, तो उनकी तरफ से कंपनी का मेल आ जाता है आपके पास। ओके। अच्छा, कुछ लोगों का जैसे रुझान होता है ना, किसी न किसी भगवान में बिलीव करते हैं ना, कि कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं जब भी हम अकेला महसूस करते हैं या कभी भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, तब भगवान की याद आती है ना? कोई बजरंग बली को, कोई भोले बाबा को, कोई श्री कृष्णा को मानता है। तो अंश किसको फॉलो करता है? देखो, अगर आप भगवान की बात करो तो वैसे तो सभी भगवानों में मैं मानता हूँ, बट अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मेरे सारे काम बनाने वाले महादेव हैं। क्या बात है। अगर महादेव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में अगर जो भी काम अच्छा हो रहा है ना, सब भोले बाबा की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, और है ऐसा ही है। कभी ऐसा मतलब कई बार ना हमें आभास होता है अपनी लाइफ में कि लाइक हम किसी मुश्किल घड़ी में हैं और हमने प्रे किया और हमें लगा कि यार मदद हो गई, वहां से खैर हमारा जो मैसेज है वहां तक पहुंच गया है और वहां से हेल्प आ गई। कभी ऐसा कुछ याद आता है? तो मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था, हम 4 लोग, मैं मेरे फ्रेंड्स ट्रिप पे गए थे। पहाड़ों की ट्रिप थी और लैंडस्लाइड्स हो रही थी काफ़ी। तो हमने ट्रैकिंग पे जाना था। ट्रैकिंग का रास्ता उस ट्रैक का बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो था कच्चा, मतलब प्रॉपर बना नहीं हुआ। वो प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए ही बना हुआ है, मतलब जो ट्रैकर्स होते हैं ना प्रॉपर, वैसा रास्ता है। आपको लाठी लेके वो सब रस्सी रुस्सी लेके सब जाना पड़ता है। ना हमारे पास उधर रस्सी थी और ना कोई ऐसी लाठी, कुछ भी नहीं था। हमें बस जाना था, क्योंकि लाठी वाठी का हमें ऐसा था कि हम एक्टिव बंदे हैं तो क्यों ही ले, तो हमने नहीं ली थी। बट वो चीज़ तो बात की बात थी। हम्म। तो हमारे साथ ऐसा हुआ था। हम रात को लेट सोए थे बाई चांस, वैसे तो टाइम से सो जाते थे। उस रात को हम लेट सोए थे। नेक्स्ट सुबह हमने ट्रैकिंग के लिए जाना था। तो सारा ग्रुप चला गया। 35 लोगों का ग्रुप होता है, 30-35 लोगों का। सारे लोग चले गए, हमें खड़खड़ करते रहे, फ़ोन करते रहे। हमारे सबके एक दो के फ़ोन साइलेंट, दो के फ़ोन स्विच ऑफ। जो फ़ोन उठाते होते हैं, जिनके रिंग पे रहते हैं, उनके स्विच ऑफ हुए पड़े हैं। अच्छा। हम अंदर सोए पड़े हैं। और फिर हम बहुत लेट उठे थे। लोग चले गए, हमें वो ग्रुप छोड़ के चला गया ट्रैकिंग पे। वहाँ पे जाके पता चलता है कुछ लोग लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों से गिर गए। ओ। और कुछ लोग चोट भी लगी है कुछ लोगों को। तो वो जो नीचे गिरे, तो क्या मतलब वो? उनकी तो शायद बॉडीज भी नहीं मिली। तो ऐसा सीन था। तो ये रीज़न है कि मैं हमेशा प्रे करता रहता हूँ। शायद प्रे रंग लाई। हम्म। अगर हम उस दिन उठ गए होते तो फिर उठ ही जाते। उठ ही जाते फिर। वो वाला सीन था। अच्छा, अब पेरेंट्स ने बहुत आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, सपनों को पूरा करने में मदद किया है। अब ये है कि अब अंश खुद अर्न करने लगा है
राइट। तो कोई एक ऐसी चीज आती कि यार मैं पेरेंट्स के लिए मैं ये करूंगा ना तो मजा आ जाएगा। देखो, मैं तो यही सोचता हूँ कि लाइफ में जो चीज़ करूँ ना, सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए करूँ। मतलब मेरी जो चीज़ है मैं सब कर रहा हूँ अपने मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ। मुझे अपनी खुशी से पहले हमेशा अपने मम्मी पापा की खुशी चाहिए। क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है ना कि उनका कम से कम 1-2% तो करूँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब छोटा था ना, मतलब मुझे पता था कि पापा की इतनी नहीं होती थी कि करने की। मैं पापा से बोला, पापा मेरे को ना ट्रिप पे जाना है। तो कोई जवाब नहीं देंगे, चुपचाप सुबह मेरे तकिए के नीचे पैसे रख के चले जाते थे। और मेरे को ना इतना थोड़ा, यार पापा इतना कर रहे हैं मेरे लिए, एक वो होता है कसम खा ली थी कि बड़े होके यार ऐसा कुछ करना है कि पापा को प्राउड हो जाए। अभी मतलब इतना तो मैं नहीं कहता कि मैंने कुछ करा। जब मैंने थार ली थी ना, अभी थार रॉक्स ली थी मैंने, अभी महीना हुआ है। मेरे पापा का एक सपना था सनरूफ वाली गाड़ी हो, काले रंग की स्कॉर्पियो का सपना था। बट स्कॉर्पियो में फ़िलहाल इतने फीचर्स नहीं है, तो मैंने ये थार रॉक्स ली। ऊंची गाड़ी होनी चाहिए, ठाडी गाड़ी होनी चाहिए। काले कुर्ते पजामे में मैं उतरूं, तू मेरे साथ गाड़ी चला रहा हो, ठीक है, अपना दोनों चलेंगे आगे जाके, बाहर जाके घूमेंगे फिरेंगे। तो वो चीज़ अभी मैंने करी, एक छोटी सी चीज़ है। बट मैं चाहता हूँ कि पापा के पास ऐसी गाड़ी हो जिसमें ड्राइवर की भी ज़रूरत ना हो। क्या बात है। बट होऊंगा मैं तब भी साथ में चलाने वाला। बट एक ऐसी चीज़ हो, बटन दबा के सारे काम हो जाए पापा के। तो जब गाड़ी ली थी तो रिएक्शंस याद है मम्मी पापा के? मेरे पापा इतने वो नहीं दिखाते, कभी इमोशंस नहीं दिखाते अपने। मम्मी तो रोने ही लग गई थी। माता होती इमोशनल है। मम्मी बहुत इमोशनल है मेरी। मम्मी तो इतनी, मतलब मेरे को इतनी भोली लगती है। मतलब मेरे को नहीं लगता, मतलब हमारी जो जनरेशन हमारी मम्मी वाली है, लास्ट जनरेशन है जो सबसे भोली है। अभी आने वाली जनरेशन में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई माएँ होंगी जो इतना अपने बच्चों के लिए वो होगी। मेरी मम्मी किसी फिल्म में इमोशनल सीन चल रहा है ना, बेटे को लेके, तो भी रोने लग जाती है। मेरा इतना जी करता है मैं कस के गले लग लेता हूँ मम्मी को। और इतना प्यार आता है मेरे को उस टाइम मम्मी पे, बस मैं ऐसे गले लग के बैठ रहता हूँ, मम्मी छोड़ो मूवी को। और कल तो एनिवर्सरी थी 25th, है ना? 25 साल पूरे हुए हैं उनकी शादी को। कल भी मैं, हाँ, कल करने से पहले मेरे को मम्मी पापा ने इतना बोला क्यों खर्चा कर रहा है, ये है वो है। मैं मम्मी, वही 25 साल हो गए हैं, 25 के बाद 26 आएंगे, 25 तो कभी नहीं कभी आएंगे नहीं ना। आएंगे, राइट। सिल्वर जुबली है। एक वो है ना, राउंड फिगर है ये भी एक। ये चीज़ कभी नहीं आएगी। 25 के बाद सीधा फिर गोल्डन आएगी, 50। तो मैं ये चाहता हूँ यार, ये सबसे मेमोरेबल मोमेंट होना चाहिए आपकी लाइफ का। बड़ी मुश्किल से मना मना के मैंने, आज पहले तो बताया ही नहीं मैंने कब क्या कर दिया, इनको लास्ट के 2 दिन में बताया। तो चुपचाप सब कर दिया भाई। अब तो मैंने कर दिया, पैसे भी दे दिया, अब क्या करोगे। बस आपको गेस्ट बन के आना है। हाँ। तो मतलब कल मेरे को बिल्कुल रोना आ गया था कल, जब मेरे मम्मी पापा को ऐसे अपने फायरवर्क्स के बीच में दोनों एंट्री को, हो रही है, हाँ, हर फीलिंग आ रही चीज़ है, जो चीज़ शाही। मैंने सोची थी ना, हाँ, काफ़ी चीज़ें अच्छे से होगी, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई जो कोई बात सोची नहीं, थी। चलता रहना। बट जैसा मैंने सोचा था ना कि एक सीरीज़ बनाऊंगा पूरी, वो चीज़ हुई। मम्मी पापा को इतना अच्छा भी लगा, और जब ऐसे थपकी मिली, मैं बस उसी में खुश हो गया। इसी के साथ साथ हमारे जो बॉस हैं कैलाश जी, उनकी भी अभी 25th एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है। उन्होंने भी 25 साल कंप्लीट किए हैं। मुबारक हो कैलाश कंग्रेचुलेशंस। जी। तो अभी फिल्म देखते हो? हम्म। अभी लेटेस्ट कौन सी फिल्म देखी है? छावा, अभी 2 दिन पहले ही देख के आया हूँ। कैसी लगी? मज़ा आ गया भाई। बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है। किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी? ऑब्वियसली विकी कौशल सर की। हम्म। मतलब पूरा समा बांध दिया यार उन्होंने, पता ही नहीं लगने दे रहे हैं कि ये विकी कौशल सर हैं। पूरा मतलब उन्होंने घुसा दिया कि हम प्रॉपर उस करेक्टर में घुस गए थे, कि हम उन्हीं को देख रहे हैं, महाराज जी को देख रहे हैं। राइट, मतलब उनकी पहली ये फिल्म है हिस्टोरिकल। मतलब अगर किसी का रोल प्ले करवाना है ना, तो आई थिंक उनसे बेटर कोई कर नहीं सकता। लास्ट उन्होंने किया था ना, अभी उनकी कौन सी मूवी आई थी, सदार उधम। ओके। तो अक्षय खन्ना की भी बड़ी तारीफ हो रही है नेगेटिव कैरेक्टर में। लुक इतना
इंटेंस लुक है, इतना बढ़िया लुक है कि पहचान में नहीं आ रहे। कैसा लगा अक्षय की एक्टिंग देख? मतलब मेकअप इतना डिफरेंट था, मेकअप टीम की भी काफी तारीफ करनी पड़ेगी। पता ही नहीं चल रहा था, लोग बोल रहे यार ये अक्षय खन्ना ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये बताऊं, वो उनकी जब जब एंट्री हो रही थी ना, सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन था, हल्का सा एटीट्यूड, कोई ज्यादा एनर्जी वाला डायलॉग भी नहीं था, नॉर्मल लेकिन डायलॉग ऐसी हूटिंग हो रही थी उनकी एंट्री पे ही। सिर्फ ऐसे अपना वही बुनाई कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, उतने पे इतनी ज्यादा शाउटिंग, इतनी हूटिंग, पागल हो गई थी पब्लिक। तो अभी फिलहाल फेवरेट एक्टर की अगर बात करें, हु इज योर फेवरेट एक्टर? देखो मेरे फेवरेट एक्टर तो हमेशा से रणवीर सिंह सर है। एनर्जी। मुझे भी सब कहते हैं छोटा रणवीर सिंह कभी कभी। मैंने उनकी एक सर्कस फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया था, जूनियर कैरेक्टर के लिए। रेफरेंस में अच्छा उन्होंने मेरा फेस सिलेक्ट करा था, बट थोड़ा बहुत लुक्स में रह गया था मैं। जब लुक टेस्ट हुआ था उसमें रह गया था थोड़ा बहुत, ऑडिशन अप्रूव हो गया था। और एक्ट्रेस की बात करें तो कौन है फेवरेट? एक्ट्रेस तो सभी अच्छे, सुंदर रहे। बट एक्टिंग वाइज और सुंदरता वाइज दोनों चीज़ों को देखें तो आलिया भट्ट मैम, एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा एक चीज बताओ यार, मैंने देखा कई बार ना थिएटर में भी जाके शूट करते हो, रील्स बनाते हो, तो वो कैसे बनाते हो वैसे? तो देखो भाई ये एक टॉप सीक्रेट है, जो आज ओपन हार्ट पॉडकास्ट पे आ ये रहा है मैं ये सिर्फ secret। आप लोगों को ही बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसा होता है, जब शो के लास्ट दिन होते हैं ना, मूवी के लास्ट दिन होते हैं, तो क्राउड थोड़ा कम रहता है। तो मैं कैसा करता हूँ कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आज क्राउड अभी तक नहीं आया, तो मैं कुछ 12 से 15 टिकट्स खरीद लेता हूँ। मतलब लगा लो जितना उनको, जितने में वो शो चला देते हैं, तो मैं उतनी टिकट्स खरीद के अपने बंदे ले जाता हूँ, उनके साथ अपना प्रॉपर शूट करता हूँ। अच्छा, उनको फ्रेंड्स को, ये वो पूरी टीम होती है या वैसे? हाँ पूरी टीम होती है। अच्छा। और मैं जहाँ बनाता हूँ वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कहाँ बनाते हो? बट मैं ऐसे ओपन नहीं कर सकता ना, उनकी पे बात आ जाएगी। चलो अंश यार, बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। मेरे को भी बहुत मज़ा आया। और कैसा लगा इधर आके? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मजा आया। तो फिलहाल जो लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो सबसे पहले तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वालिटी से पहले कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और कुछ डिफरेंट करो। सबको ये कहूँगा, जब तक आप अपना कुछ अलग चीज़ लेके नहीं आओगे ना, तब तक मुश्किल है चलना। कुछ ना कुछ यूनिक देना पड़ेगा। आप अगर एक चीज़ में भी कर रहे हो ना, डांसिंग में भी कर रहे हो, उसमें भी कुछ एक हल्की सी यूनिकनेस ले आओ, तो क्या पता चल जाए। ऑब्वियस सी बात है, चलेगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो पूरा पॉडकास्ट देख चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनको क्या कहना चाहोगे? भाई जल्दी से जल्दी जाओ, ओपन हार्ट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो। और अंश कुकरेजा इंस्टाग्राम, और अंश कुकरेजा 01 यूट्यूब, जल्दी से सब्सक्राइब। अभी भी बोलने की जरूरत है? मिलियंस में फॉलोअर है भाई साहब, अभी भी बोलने की जरूरत है। बोलना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ओपन हार्ट पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले पॉडकास्ट में आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने पॉडकास्ट में लेकर आए और उनके साथ भी हम करें ढेर सारी बातें। तो ये था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा, मजा आया बात करके। बहुत मज़ा आया मुझे भी। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर होगी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में।